नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 सवाई माधोपुर जिले के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये जो हाफ ईयरली एग्जाम का प्रश्न पत्र है ये भी 34 मार्क्स का है और इसमें हमें समय मिलता है 2 घंटे और 45 मिनट का। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही फिजिक्स के और भी वीडियोज मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या। जैसे हमारे पास में कोई साबुन का बुलबुला है, उसे ऋणावेश देने पर इन ऋणावेशों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ेगा और प्रतिकर्षण बल के कारण से इस बुलबुले का जो आकार है वो इंक्रीज हो जाएगा, बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर होती है F बटे में Q। तो यहाँ से E का मात्रक वही होगा जो F अपॉन में Q का मात्रक होगा। तो F अपॉन में Q का मात्रक, तो F यहाँ पर बल है जिसका मात्रक होता है न्यूटन और Q यहाँ पर आवेश है जिसका मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होगा। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें अगले क्वेश्चन में पूछा है विभवांतर आवेश और विद्युत धारिता में क्या संबंध होता है। तो देखिए हम किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि कर देता है और यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट लगा देंगे C और इसको हम विद्युत धारिता कहते हैं। इस C को हम विद्युत धारिता Q बराबर C इंटू V होता है। तो Q बराबर C V यहाँ पर किसी भी फॉर्मूले में सीधा तो नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं V बराबर Q बट्टे में C। V बराबर Q बट्टे में C, इसको हम V बराबर Q बट्टे में C भी पुट कर सकते हैं। देन इसमें C ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो देखिए चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तत्पश्चात चालक का जो प्रतिरोध है वो इन सभी कारकों के ऊपर निर्भर करता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पांचवा जो क्वेश्चन है, उसमें हमें दे रखा है कि एक टेस्ला गाउस के तुल्य है। तो एक जो टेस्ला है वो बराबर होता है 10 की घात 4 गाउस के। एक टेस्ला किसके इक्वल होता है 10 की घात प्लस में 4 गाउस के। कुल मिलाकर इसमें C ऑप्शन सही होगा। अब देखिए हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। 6th क्वेश्चन देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से लिखते हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2A। तो P का मात्रक वही होगा जो Q इंटू 2A का मात्रक होगा। Q इंटू 2A का मात्रक होगा। तो यहाँ पर Q का मात्रक होता है कूलाम, 2A दोनों आवेशों के मध्य की दूरी जिसका मात्रक मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है, कूलाम इंटू मीटर। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है पृथ्वी का विद्युत विभव होता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का जो विभव है वो मानक विभव माना जाता है। पृथ्वी का जो विभव है वो शून्य माना जाता है। तो पृथ्वी का विभव शून्य होता है, इसकी धारिता अनंत ली जाती है। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन में हमें पूछा है विद्युत विभव का मात्रक होता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए विद्युत विभव जिसे हम V से पुट करते हैं ये बराबर होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है कार्य बट्टे में आवेश, कार्य बट्टे में आवेश।
तो यहाँ से v का मात्रक वही होगा जो W अपॉन में Q का मात्रक होगा। तो W अपॉन में Q का मात्रक, देखिए W यहाँ पर हमारे पास में कार्य जिसका मात्रक होता है जूल, और Q यहाँ पर हमारे पास में आवेश इसका मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है जिसे हम वोल्ट कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। तो विद्युत विभव का जो मात्रक है वो वोल्ट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें अब पूछा है हाँ या ना में इसका आंसर देना है। तो देखिए परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। तो देखिए हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है, जबकि यहाँ पर हमें सिर्फ परावर्तन दे रखा है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, तो नहीं आएगा इसमें। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उत्तल लेंस की जो शक्ति है P बराबर होता है 1/f। उत्तल लेंस के लिए F धनात्मक, तत्पश्चात P का मान भी धनात्मक। ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, इसमें हाँ आएगा। फिर 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कूलाम का नियम दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द कूलाम्स लॉ इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज। चार्जेज आएगा इधर। तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? इसके स्थान पर व्युत्क्रमानुपाती आना चाहिए, क्योंकि जो कूलाम का नियम है वो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को रिप्रेजेंट करता है, और ये कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वर्ग के यहाँ पर आएगा व्युत्क्रमानुपाती, एंटी प्रोपोर्शनल आना चाहिए था। तो ये भी सेंटेंस सही नहीं है, इसमें नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाउस का नियम क्या है? तो विद्यार्थियों जो गाउस का नियम है वो किस लिए लागू होता है, होता क्या है, एक बार देख लीजिए। गाउस का नियम क्या है? तो देखिए गाउस का नियम किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। क्या कहता है समझ लीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुणा होता है। 1/ε0 गुणा होता है। तो देखिए किसी बंद पृष्ठ से रिलेटेड जो विद्युत फ्लक्स है इसको हम फाई से पुट करते हैं, जो कि समेशन Q अपॉन में ε0 के बराबर होता है। कुल आवेश बट्टे में ε0 के इक्वल होता है। क्लियर। यह है गाउस का नियम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव को समझाइए। हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से विद्युत विभव को बताते हैं क्या होता है। किसी बिंदु पर विभव को हमारे को समझाना है कि किसी बिंदु पर विभव कितना होता है। तो देखिए किसी बिंदु पर जो विभव होता है प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर किसी बिंदु पर विभव पूछा है, तो किसी बिंदु पर विभव का मतलब है कि कोई आप एकांक आवेश लीजिए और उस एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो भी काम करना पड़ता है वह काम ही विभव कहलाता है, उस बिंदु पर विभव के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें विद्युत विभव की डेफिनेशन पुट करनी है। तो प्रति एकांक धनावेश को अनंत से
विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। तो देखिए, हम किसी आवेश Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आए तो लाने में जो किया गया कार्य है W हो तो विद्युत विभव होगा W/Q के इक्वल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें ओम्स लॉ पूछा है। देखिए, ओम का नियम क्या है, सुन लीजिए, समझ लीजिए। ओम का नियम ये कहता है कि जब भौतिक परिस्थितियां स्थिर रहती है, नियत रहती है, तो किसी चालक तार में से बहने वाली धारा और उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। चलिए एक बार फिर से सुनेंगे कि यदि भौतिक स्थितियां जैसे हो सकती है चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ताप, दाब आदि स्थिर रहे, आदि क्या रहने चाहिए, स्थिर रहने चाहिए, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो देखिए, जब फिजिकल कंडीशंस यदि कांस्टेंट रहते हैं तो किसी चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। जब यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है R। इस R को हम प्रतिरोध कहते हैं, R को रेजिस्टेंस कहा जाता है, जो कि V/I के इक्वल होता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे के नियम लिखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हमारे पास में दो नियम हैं। प्रथम नियम हमें यह कहता है कि किसी कुंडली या परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए क्या है, किसी परिपथ या कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये तो है पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम क्या है, समझ लीजिए कि किसी कुंडली के अंदर जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो किसी
परिपथ या कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। देखिए इसे हम इस तरीके से पुट कर दें कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल यदि E है तो -n d∅b/dt से हम पुट करते हैं। क्लियर? तो ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे के नियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमें अगला क्वेश्चन मिला है बायो सावर्ट का नियम लिखिए। देखिए बायो सावर्ट का नियम किसी धारावाही चालक तार के लिए लागू होता है। बायो सावर्ट ये कहता है कि किसी चालक से यदि विद्युत का प्रवाह होता है तो उसके कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, जैसे ये हमारे पास में कोई चालक तार है जिसमें से I धारा बह रही है, इस पर हम एक लंबाई का अल्पांश ले लेंगे dl और इस अल्पांश से थीटा कोण पर और r दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है जहां पर इस अल्पांश की वजह से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो dB है। अब बायो सावर्ट का नियम हमें ये कहता है कि उस अल्पांश के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इस अल्पांश में से बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, अल्पांश की लंबाई के भी समानुपाती होती है, अल्पांश तथा अभिष्ट बिंदु के मध्य के कोण की ज्या के समानुपाती होती है, साथ में अल्पांश की अभिष्ट बिंदु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इन चारों इक्वेशंस को यदि हम एक साथ में पुट कर दें तो dB समानुपाती हो जाएगी I/dl sin थीटा अपॉन r² के, और यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट पुट करेंगे μ0/4π। देन जो बायो सावर्ट का नियम है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है बायो सावर्ट का नियम का गणितीय रूप। विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि विद्युत धारा तथा अपवन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए हमें विद्युत धारा और अपवन वेग के मध्य रिलेशन स्थापित करना है। इसके लिए हम यहाँ पर एक चालक कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास में कोई चालक है और इस चालक की जो लंबाई है वो स्मॉल l है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है और इसके सिरों पर हम कोई विभवांतर v लगा देते हैं जिसके कारण से इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो अपवन वेग से गति कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस धनावेशित सिरे की ओर गति करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस परिपथ में से बहने वाली जो धारा होती है, धारा बराबर हम जानते हैं आवेश बट्टे में समय होता है। मैं यहाँ पर आवेश Q को पुट कर दूंगा N × E, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है उसको इस फॉर्म में हम पुट करते आए हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर इस चालक के अंदर हम इलेक्ट्रॉन घनत्व n से पुट करेंगे। इलेक्ट्रॉन घनत्व को हम किससे लिखेंगे? n से। तो देखिए इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बट्टे में इसका आयतन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बट्टे में क्या आ जाएगा? आयतन। तो यहाँ से आप देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके इक्वल आ जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर आ जाएगी n इंटू इसका आयतन। देखो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है a, लंबाई है l, तो जो आयतन है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को
यदि आप लंबाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में आयतन आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर आ गया n इंटू ए इंटू एल। देन यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या के स्थान पर n a l में यहाँ पर पुट कर दूँ। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर सीधा पुट कर रहा हूँ n a l और e यहाँ पर पहले से ही पड़ा था। इस Q का मान उठाकर हम यहाँ पर पुट कर दें तो बहने वाली जो धारा है वो हमें क्या मिल जाएगी, Q का मान हमारे पास में है n a l e अपॉन t। और देखिए n a e l अपॉन t यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग vd के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं क्या पुट कर दूँ, vd बराबर I अपॉन में a n e। तो ये रिलेशन होता है अपवन वेग तथा धारा के मध्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किरचॉफ के नियमों का कथन लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए। तो विद्यार्थियों, किरचॉफ जटिल परिपथों के लिए 2 नियम प्रस्तुत किए और दोनों नियमों को स्टेटमेंट को आप सुन लीजिए। किरचॉफ के नियमों के कथन लिखिए। तो जो पहला नियम है इसे हम संधि नियम भी कहते हैं। पहला नियम संधि नियम के नाम से भी जाना जाता है। क्या है नियम, कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। तो किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समेशन आई इक्वल टू 0, समेशन आई इक्वल टू 0 इसको हम कह सकते हैं। दूसरा जो नियम है इसे हम लूप नियम भी कहते हैं। ये क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ में विभव पतनों का योग शून्य होता है। विभव पतनों का योग शून्य होता है। देखिए ये जो स्टेटमेंट है चिन्ह परिपाटी के बाद में ज़्यादा बेटर तरीके से हम इनको समझ पाते हैं। तो ये हमारे पास में है किरचॉफ के दोनों नियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या कहा गया है कि एक आवेश हमें दे रखा है Q बराबर 4 × 10⁻⁻9 कूलाम और दूरी हमें दे रखी है 9 × 10⁻2 मीटर और किसी बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव हमें पूछा KQ अपॉन में R होता है। K का मान है 9 × 10⁻9, Q का मान है 4 × 10⁻9 और R की जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁻2। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10⁻9 से -9 कैंसिल हो गया। देन यहाँ से V बराबर आ गया 4 × 10⁻2 मतलब 400 वोल्ट आ चुका है। क्लियर। अब देखिए विद्यार्थियों, हमें इस पेपर में कुछ अन्य क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। अब इनकी जो मार्किंग है वो थोड़े से बड़े क्वेश्चन आ गए हैं। इनका जो सॉल्यूशन है वो हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर इनका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। एक बार क्वेश्चन आप ज़रूर देख लीजिए कि गोली दर्पणों के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में इसी के अथवा में दे रखा है U, V और F में संबंध स्थापित कीजिए, किसी दर्पण के लिए कीजिए। तो 1/F बराबर होता है 1/U प्लस 1/V, ये किसी दर्पण के लिए होता है। अब देखिए इसका 21वां जो क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है, व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक सूत्र स्थापित कीजिए। P/Q बराबर होता है R/S, ये रिलेशन हमें स्थापित करना है। इसके अथवा में हमें विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा है। और अंतिम क्वेश्चन के अंदर गाउस के नियम की परिभाषा देनी है, उसकी सहायता से अनंत लंबाई के आवश्यक तार के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी, वैसे हमने गाउस का नियम दे दिया है इस पेपर में, और एक अनंत लंबाई के आवश्यक चालक तार के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है K2 λ/R होती है।
और इसके साथ में हमें एक अथवा में संधारित्र की डेफिनेशन पूछी है और इनके श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में परिणामी धारिता का सूत्र भी पूछा है। तो इन सभी क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 है, इनके सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ पर जाकर इनका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि हम आपके लिए अब आगे ऐसे ही फिजिक्स के कुछ वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, जिसके कारण से आप अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर में अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।